Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was a modern writer, poet, and actor. He wrote many playwrights, almost seven. Three to four became most popular. Tamburlaine, the Jew of Malta, and the third one we are reading today, Dr. Faustus. पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर फॉस्टस के बारे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जो इस प्ले के राइटर हैं ऑथर हैं। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ जेन्युइन रोमांटिक वर्क ऑफ ट्रेजिडी। इन्होंने जेन्युइन टाइप की एक ट्रेजिडी को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि रोमांस पर भी बेस्ड थी। ये एक्चुअली रेनेसा टाइम पीरियड का एक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है अपने इस प्ले में जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस। इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको मैं आगे बताती हूँ, इससे पहले हम ऑथर को देख लेते हैं क्योंकि ऑथर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप ऑथर को नहीं समझ पाते, उसका टाइम पीरियड नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में आपको कुछ समझ अगर नहीं होती है तो आप प्ले को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो उसके क्रिस्टोफर मार्लो के टाइम पीरियड से पहले जो कैरेक्टर्स थे वो लाइफलेस पपेट्स हुआ करते थे। यानी उनमें से हमें कोई मॉरल मोरालिटी हमें नहीं मिलती थी, कोई अखलाकियात नहीं हमें मिल पा रही होती थी, हमें कोई लेसन नहीं मिलता था। वो जस्ट लाइफलेस पपेट्स हुआ करते थे, कठपुतलियाँ होती थीं। फिर हम ये देखते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने क्रिएट किया जेन्युइन ब्लैंक वर्स को और उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया राइम को। ठीक है, राइमिंग जो लाइंस थी उनको ख़त्म किया उन्होंने और ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्होंने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया इस ट्रेजेडी का? उन्होंने अरिस्टोटेलियन और सेनेकन ट्रेजेडी से ये कंसेप्ट लिया और इसको मोल्ड किया अपने तरीके से। फिर इनके प्लेज़ में हम देखते हैं बिब्लिकल रेफरेंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं, वैरायटी हमें मिलती है। जैसे हमने डॉक्टर फास्टस में अभी देखना है, 7 डेडली सिंस जो हैं, वो एज़ अ कैरेक्टर प्रेज़ेंट किए गए हैं। और जैसे क्रिश्चियनिटी में देखा जाता है कि 7 अगर ये इंसान सिंस करता है तो उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। जैसे एपेटाइट है या आप कह लें कि अम, गुरूर है, तकब्बुर है, ये इस तरह की चीज़ें। ज़्यादा खाना-पीना और गुरूर करना और झूठ बोलना, ये सब चीज़ें जो हैं 7 डेडली सिंस इस प्ले में एज़ अ कैरेक्टर उसने प्रेज़ेंट किए हैं। जो 7 डेडली सिंस हैं, वो खुद अपने मुँह से बोल कर बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मार्लो वाज़ अ क्लर्जीमैन। जो इस प्ले के राइटर हैं, डॉक्टर फास्टस के जो राइटर हैं मार्लो, वो एक क्लर्जीमैन है बट नॉट चूज़ टू जॉइन द मिनिस्ट्री, लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री को जॉइन नहीं किया था। बॉर्न इन कैंटरबरी, क्रिस्टोफर मार्लो कैंटरबरी एक जगह का नाम है, वहाँ पैदा हुए 1564 में और 1564 शेक्सपियर का भी बर्थ ईयर है। इसी ईयर में शेक्सपियर की भी पैदाइश हुई थी और क्रिस्टोफर मार्लो 1593 में उनकी डेथ हो गई थी। क्रिस्टोफर मार्लो जैसे आपको बताया था कि एक्टर भी हैं, पोएट भी हैं, प्लेराइट भी हैं और इन्होंने 7 प्लेज़ प्रोड्यूस किए थे, जिनमें से 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इन्होंने ब्लैंक वर्स यूज़ की, नॉन राइमिंग लाइन्स को यूज़ किया और आयम्बिक पेंटामीटर जो है इन्होंने अपनी वर्क में यूज़ किया है। और जो आयम्बिक पेंटामीटर है, इनके बाद बहुत से राइटर्स आए जिन्होंने यूज़ किया है अपने वर्क में इसी पेंटामीटर को। और शेक्सपियर ने भी ये बात कही थी कि इफ़ देयर वर नो मार्लो देयर वर नो शेक्सपियर। हाँ, अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। इट्स मीन कि शेक्सपियर ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन नहीं थे। उनके लिए लिटरेचर एक बिज़नेस था। वो इसको एज़ अ बिज़नेस यूज़ करते थे। आप इनके जितने भी प्लेस देखें, ओथेलो देखें या
रोमियो एंड जूलियट देखें। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके प्लेज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर हैं। लेकिन शेक्सपियर खुद बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन नहीं थे और बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। जितनी खूबसूरती से इनके जो प्लेज़ हैं वो लिखे गए और परफ़ॉर्म किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब हम चलते हैं डॉक्टर फास्टस की स्टोरी की तरफ कि जो डॉक्टर फास्टस हैं, ये एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर होता है और ये जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड होता है किस चीज़ से? नॉलेज से। जो ट्रेडिशनल एक तरीका था इसके टाइम में अपने नॉलेज से, यानी इसने इसके पास बहुत ज़्यादा एक वास्ट जो है नॉलेज था। लॉजिक के बारे में इसके पास नॉलेज था, उसमें इसने मास्टरी की हुई थी, मेडिसिन में, लॉ में, रिलिजन में। तो ये सारी चीज़ें इसको अब अच्छी नहीं लगती थी। ये समझता था कि मुझे मज़ीद कुछ होना चाहिए, मज़ीद कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। और इसने अपनी लाइब्रेरी में होता है, वहाँ पर ये बुक्स को उठा-उठा कर इधर-उधर रख रहा होता है साइड पे, ये भी मैंने पढ़ ली, ये भी मैंने पढ़ ली, ये भी पढ़ ली और फिर इसके हाथ एक मैजिक बुक लग लग जाती है। और वो मैजिक बुक ब्लैक मैजिक है और वो कहता है कि ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फास्टस को। और इसी तरह से ही डिसाइड दैट ही वांट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक। और वो जो है अ, वो ये समझता है कि अब उसे मैजिक को समझना चाहिए। अब इस काम के लिए वो क्या करता है, वो अपने नौकर से कहला भेजता है कि मेरे जो 2 दोस्त हैं, वेल्डेस और कॉर्नेलियस, उन दोनों को बुलाओ ताकि वो मुझे ब्लैक आर्ट सिखाएँ, ब्लैक मैजिक सिखाएँ। और फिर जब वो दोनों आते हैं तो वो मज़ीद उसको ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि हाँ भई तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ पता है, यानी इल्म फ़ल्कियात और इल्म नजूम तो तुम ऑलरेडी जानते हो, तो तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मंतर वग़ैरह पढ़ना ये तो बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। और वो क्या करता है, ही बिगिन्स हिज न्यू करियर एज अ मैजिशियन और वो उसको सिखाते हैं, समझाते हैं। डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं और वहाँ पर उसको सिखाते समझाते हैं सब कुछ और वो जाकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो वहाँ एक वीराने में जाता है और वहाँ जाकर समन करना शुरू कर दे। समन कहते हैं कि पुकारना, पुकारना शुरू कर देता है मेफिस्टोफेलिस को। मेफिस्टोफेलिस अब क्या है? ये एक डेविल है। मेफिस्टोफेलिस एक शैतान है, एक डेविल है। ये चेला है किसका? अ, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है और वहाँ पर वो क्या करता है कि अपनी पावर को एन्जॉय करना शुरू कर देता है। जब वो उसके सामने आता है, अपनी असल शक्ल में वो हाज़िर हो जाता है और ये डर जाता है। ये उसे फ़ौरन ऑर्डर करता है कि तुम जो है ना फ्रायर की शक्ल में आओ यहाँ पर। और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है और बड़ा खुश होता है अपनी पावर पे कि जनाब बड़ा बड़ा इसने काम किया है। और फिर वो वापस जाता है, जब वो वापस आता है दोबारा और जब यहाँ से हम देखते हैं कि मेफिस्टोफेलिस गायब होता है तो पीछे इसके पास गुड एंजल और एविल एंजल दोनों आते हैं, ठीक है? अब ये उसके ज़मीर की आवाज़ है, उसके अंदर की आवाज़ है। गुड एंजल उसको बार-बार बताता है कि भई ये बुरी बात है, ऐसा मत करो, स्टॉप कर दो, इट इज़ नॉट गुड। और एविल एंजल उसको मज़ीद इंस्पायर करता है, उकसा रहा होता है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए, तुम्हें मज़ीद बढ़ना चाहिए। But by the time he follows bad and the agreement which plays here major role। अब यहाँ वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है 24 इयर्स का मेफिस्टोफेलिस के साथ कि जनाब अब मैंने जो है अपनी लाइफ उसके हवाले कर दी है। और अपने ब्लड से जब वो लिखता है, ब्लड से लिखते हुए भी एक वाकया पेश आता है कि जब वो उस अपने ब्लड को निकालता है तो उसका जो ब्लड होता है वो वहीं पर कंजील्ड हो जाता है, जम जाता है। और जब वो जम जाता है इट्स मीन के इट इज़ अ रॉन्ग वे, ही हैज़ टू थिंक अबाउट इट वंस मोर। एक मर्तबा फिर उसे इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो दोबारा वहाँ कट करता है और फिर दोबारा अपने ब्लड से लिखना स्टार्ट करता है कि उसने 24 इयर्स के लिए
अपनी लाइफ को जो है वो किसके हवाले कर दिया है? डेविल के हवाले। अब एक ओल्ड मैन जो है फिर बीच में ये काफ़ी एन्जॉय भी करता है, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है। अपनी लाइफ को आसमानों पर घूमता फिरता है और बहुत से उल्टी-सीधी हरकतें करता है। यानी इस तरह से अपनी लाइफ को ये वेस्ट कर देता है और यानी इसके हाथ कुछ भी नहीं आता। बहुत से लोग कोशिश करते भी हैं इसको वापस ले आएँ, इसको बचाने के लिए कि जनाब ये काम गलत कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसके अंदर एक लस्ट थी, लस्ट फॉर नॉलेज और लस्ट फॉर पावर थी इसके अंदर। ठीक है? तो ये जो है रेनेसाँ कैरेक्टर की एक सबसे बड़ी ख़ास खूबी है। रेनेसाँ कैरेक्टर क्यों कहा गया इसको? रेनेसाँ टाइम पीरियड में हर चीज़ रीबर्थ हो रही थी, हर चीज़ की रीग्रोथ हो रही थी, हर चीज़ मज़ीद आगे बढ़ रही थी। कि कु चीज़ें पहले से मौजूद थीं, लेकिन उन चीज़ों में मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो गई। वो मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो गई तमाम की तमाम चीज़ें। जैसे नॉलेज था तो नॉलेज ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, साइंस थी तो साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। तो ये सब कुछ कि जिसके पास नॉलेज था वो मज़ीद आगे बढ़ता गया। यानी उसके इंसान के अंदर लस्ट पैदा हो गई। अगर वेल्थ है उसके पास तो वेल्थ मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई थी। तो इसी तरह इसको रेनेसाँ का ये और फिर इसके बाद हेलेन को भी बुलाया जाता है। हेलेन जो है वो सिटी ऑफ ट्रॉय की बहुत ही खूबसूरत शहज़ादी या मलका थीं। उसकी उसकी रूह को भी हाज़िर करते हैं थ्रू मैजिक। मैजिक के थ्रू लोग बहुत कुछ इससे करवाते हैं कि तुम फलाँ की रूह ले आओ, फलाँ की रूह को सामने ले आओ। तो ऐसा भी होता है। और फिर एक ओल्ड मैन सबसे लास्ट में इसके पास आता है, फ़ॉस्टस के पास, उसको रिपेंट करने के लिए बार-बार कहता है कि तुम मज़ीद मत करो ऐसा। और फ़ास्टस जो है उसको जो है बाहर निकाल देता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि मेफिस्टोफेलिस जो है उसको वार्निंग देता है कि अगर तुमने क्राइस्ट को दोबारा पुकारा तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यानी तुम्हारी जो रूह है उसको निकाल कर ले जाया जाएगा। Faustus tells the devil to return to his master Lucifer। अब मेफिस्टोफेलिस का जो मास्टर है लूसीफर वो इससे भी बड़ा है और वो जो है ना जैसे पहले आपको बताया कि फॉस्टस की जो सोल है वो एक्सचेंज कर लेते हैं फॉर 24 इयर्स और ये सारी की सारी सर्विस जो है मेफिस्टोफेलिस उसके साथ रहते हुए यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ये था कि मेफिस्टोफेलिस 24 इयर्स के लिए उसके साथ रहेगा फॉस्टस के साथ और वो उसको वो सब कुछ सिखाएगा, दिखाएगा जो कुछ वो चाहता है। जैसा वो कहता है वो वैसा करेगा ठीक और मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि ठीक है और तुम जो है वैसा करोगे जैसा लूसीफर चाहेगा। और फिर मीनवाइल वैगनर जो है, वैगनर इसका जो नौकर है फास्टस का वो सर्वेंट कहता है कि पिक अप सम मैजिकल एबिलिटी एंड यूजेस इट टू प्रेस अ क्लाउन नेम्ड रॉबिन इनटू हिज सर्विस। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जो वैगनर है इसका जो सर्वेंट है, सर्वेंट जो है वो भी एक मैजिकल पर्सन बन जाता है, मैजिशियन बन जाता है। वो इसकी इसी की बुक उठाता है और वो कुछ ना कुछ हरकतें करता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और वो भी इसको खेल समझने लग पड़ता है। और फाइनल नाइट में क्या होता है लास्ट में कि फॉस्टस के पास चंद घंटे बच गए हैं और इसकी लाइफ के 24 आवर्स कंप्लीट होने को हैं। 7 डेडली सिंस देखने के बाद भी इसे अकल ना आई जब तो वक्त गुजरता गया 24 साल गुजर चुके थे और इन 24 सालों की चंद घंटे इसके पास बाकी थे जिसमें उसने चाहा कि मैं रिपेंट कर दूं लेकिन क्या हुआ कि इसने बहुत सी अपनी अम, जो नेचर है उसको कॉल किया यानी माउंटेन्स को रेन को रिवर को ओशियंस को इन क्लाउड्स को इन सब चीज़ों को इसने कॉल किया अपनी हेल्प के लिए कि मुझे अपने अंदर गर्क कर लो फना कर लो कि लूसीफर या मेफिस्टोफेलिस और इसके जो चेले हैं वो मुझे ना लेकर जाएं लेकिन
दैट वाज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसने साइन किया हुआ था बुराई के लिए। और वो बेग करता है मर्सी के लिए तमाम जो है इन फोर्सेस को, जो नेचुरल फोर्सेस हैं उन सबको। लेकिन क्या होता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, और जो स्कॉलर्स हैं वो इससे मिलते हैं, मिलकर जब चले जाते हैं, अपने इसके जो फेलोज़ होते हैं, वो उनसे बस ये कहता है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मुझ पर जो है ना रहम किया जाए। और फास्टस की जो लिम्स है, लिम्स कहते हैं यानी बॉडी पार्ट्स, बाजू, टांगें और सर अलग-अलग से वो चीर-फाड़ कर उसको ले जाते हैं और ये फ्यूनरल में पहुंच जाता है। तो ये थी जनाब डॉक्टर फॉस्टस की कहानी कि डॉक्टर फॉस्टस ने लस्ट फॉर पावर एंड लस्ट फॉर नॉलेज, इस सब के लिए, इसको गेन करने के लिए ही वांट्स टू रूल ऑन सम अदर थिंग्स। अब कैसी चीज़ें, ये अपने प्ले में ये भी ज़िक्र करता है कि ये जिस जगह पर रहता है, वहाँ जो है ना उस एरिया को, उस कंट्री को, जर्मनी को बहुत ज़्यादा क्या बना देगा, एक बहुत अच्छी जगह बना देगा, खूबसूरत तरीन एरिया बना देगा, दुनिया की खूबसूरत तरीन ज़मीन बना देगी। यानी इसका ये कहना था कि ये वहाँ पर नदियाँ और समुंदर बहा देगा, इस तरफ निकालेगा, यानी इसके अंदर इतनी पावर हो जाएगी, यानी गोल्ड इसके पास ये खींच कर जो है ले आएगा अपने मैजिक के थ्रू। तो ये सब इसके इंटेंशंस थे, किसी को नुकसान देना इसका पर्पस नहीं था। इसने अपने आप को खुद ही नुकसान दे दिया, एक रॉन्ग वे को सिलेक्ट करके। जैसा कि इसके पास गुड एंजल्स और एविल एंजल भी आए, ओल्ड मैन भी आया, तो ये इसके ज़मीर की आवाज़ें थीं। तो ये सब था, इसकी ऐसी कहानी है इसकी कि ये इसको मोरालिटी प्ले भी कहा जाता है। इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने देखा है। एक तो मोरालिटी प्ले की बात की उसने, फिर उसके बाद एज ए ट्रेजेडी भी हम इसको लेते हैं। ठीक है, फेट इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज प्राइड। ठीक है, प्राइड भी उसने किया था जिसकी वजह से उसकी फेट डिस्ट्रॉय हो गई थी। एज अ रेनेसा मैन भी हम लेते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स को, ये भी एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। कन्फ्लिक्ट इज द एसेंस ऑफ ड्रामा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो है वो ड्रामा का एसेंस है। फिर मॉरलो का कंट्रीब्यूशन जो है हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि इस ऑथर ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किए हैं, और जो रियल मेरिट्स ऑफ क्रिस्टोफर मॉरलो है वो भी यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी। मज़ीद आप जिन जिन टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं, आप अगर चाहते हैं कि उन पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मेक श्योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।